हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं सिविक्स का लास्ट मिनट रिवीजन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आपने इसे देख लिया तो आपको इसके बाद में सिविक्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से आप लोग ज्यादा समझ पाते हो कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको 100% गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि ये जो स्टेट यूनियन वाला क्वेश्चन है और ये लिस्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा गया है कि विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। अब रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं आते, लेकिन ये किस में आते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो इनको बोला जाता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। अब बात सोचो कि रेजिड्यूरी सब्जेक्ट की कौन लेगा भाई, गारंटी कौन लेगा? कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंडर में आता है, मतलब मेनली जो पावर रहती है किसके पास रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली ये वाली भी पावर है किसके पास जाएगी? यूनियन गवर्नमेंट के पास में जाएगी। तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन द यूनियन लिस्ट। की भाई यूनियन जो लिस्ट है उसकी अथॉरिटी किसके पास में रहती है? तो यार ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करना, यूनियन की बात हो रही है। तो यहां पे क्या होगा, मतलब कि एक यूनिटी की बात करी जा रही है, मतलब सबसे ज्यादा पावर जिसके पास में होती है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? सेंट्रल में। तो अब जो समझदार लोग हैं वो समझ के होंगे, तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें ए बी सी डी में से किस ऑप्शन में यहां पर, मतलब कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर इसके बाद चलते हैं अगले में, जो कि है हमारा नेम द सब्जेक्ट लिस्ट विच बोथ फॉर्म द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। 2017 में पूछा गया था, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो ये बात ध्यान रखना। तो अब इसमें बात करी जा रही है कि भाई स्टेट भी कर सके और यूनियन भी कर सके। तो अब स्टेट और यूनियन किस में कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। तो बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। अब देखो मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यूनियन है, यूनियन में क्या नहीं हुआ कि जितनी भी डिफेंस सर्विसेज हैं वो सारी यूनियन में आएंगी। स्टेट गवर्नमेंट में कौन से आएंगे? जैसे कि पुलिस हो गया, फिर उसी के साथ में टीचर्स हो गया, ये सब क्या आएंगे? इनको कि स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आएगा? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मैरिज आएगा। तो ये क्या होता है कि जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट और जो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, इनके लॉस को बना सकती हैं। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के ऊपर इतने सारा प्रेशर आ रहा है कि लोगों की डिमांड्स वगैरह हैं। तो अब आप इससे क्या समझ रहे हो भैया? डेमोक्रेसी सिंपल सा ये है कि मल्टीपल प्रेशर को सस्टेन करके वो रूल करना। तो अब यहां पे बोला गया है कि विच वन ऑफ द बेस्ट सिग्निफाई दिस कार्टून, की इस कार्टून को कौन बेस्ट सिग्निफाइज कर रहा है? तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन में हमें कहा गया है कि डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये इसमें नहीं है, सेपरेट गवर्नमेंट की डिमांड ही नहीं है। टेरिटोरियल इश्यूज विद द बॉर्डरिंग स्टेट, ये भी एकदम से गलत है, ये तो है ही नहीं भाई। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती, अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं होती। फिर इसके बाद में आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कॉपिंग विद द मल्टीपल प्रेशर्स थ्रू एकोमोडेशन। हाँ, ये वाले एकदम से सही है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि भैया डेमोक्रेसी के अंदर हर एक का प्रेशर होता है कि भाई इस तरीके से हमारे सोशल ग्रुप के लिए आप लॉ लाइए, स्टेट के लिए लॉ लाइए। तो इस वजह से क्या होता है कि डेमोक्रेसी क्या कर रही है? स्कॉपिंग विद मल्टीपल प्रेशर। तो इसलिए इसी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना, इसमें बोला गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें क्या होता है? लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, इनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि फेडरल डिवीजन होता है, जिसमें कि दो गवर्नमेंट होती है, जैसे कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर उसके बाद में एक यूनियन गवर्नमेंट होती है। फिर तीसरा आपको याद होगा कि इसमें क्या होता है कि जो पावर है वो पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, सोशल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, जिससे कि क्या हो कि जो पावर है वो वन हैंड ना रह करके सभी के अंदर ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अभी यही पॉइंट्स आपको लिखना है। तो अब हम लोग एक बार इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें आप लोग लिखेंगे कि पावर इज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट, जैसे कि इसमें हो गया लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। इसका एग्जांपल है इंडिया। फिर उसके बाद में आता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल्स, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल। क्योंकि ये प्रोविजनल लेवल के ऊपर भी है, रीजनल लेवल के ऊपर भी है और एक जनरल लेवल के ऊपर भी है। ठीक है, तो ये दो गवर्नमेंट हो गई। और ये कौन सा है? ये इंडिया के अंदर एक यूनियन गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो है हमारे पास में कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पावर
पावर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, जिससे कि रिलीजियस और जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं उनको एक अलग से पावर दी जाती है, जो कि किस में था, वो था बेल्जियम, इसका एग्जांपल था। फिर लास्ट में इसमें कहा गया है कि पावर शेयरिंग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब इससे क्या होता है कि जो पावर है वन हैंड में ना रह करके सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, जिससे कि एक प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, तो ये होता है। अब ये इसका एग्जांपल क्या है आपके पास में, इसका एग्जांपल आई थिंक इसका भी एग्जांपल इंडिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी पावर दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि पावर शेयरिंग इज एन द वेरी स्प्राइट ऑफ अ डेमोक्रेसी जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आप इसके पॉइंट्स कैसे लिखेंगे ये ध्यान से देखना। तो अब इसमें जो सबसे पहले आता है कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स द पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइजेस एंड पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट द पीपल हैव द राइट्स टू कंसल्ट एंड हैविंग द इक्वल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। कि भैया यहां पर ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसमें बेसिकली क्या है कि पावर शेयरिंग की बात करी जाती है, जिससे कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, उनकी जितनी भी राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो। ठीक है, तो ये होता है। फिर उसके बाद में जो सेकंड है उसमें कहा गया है कि इन डेमोक्रेसी ईच इंडिविजुअल कैन से इन गवर्नेंस थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और उसी के साथ में डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वो अपनी बात को कह सकता है, जो भी उसने रिप्रेजेंटेटिव अपने इलेक्ट करे हैं उनके थ्रू अपनी बात को वो कह सकता है। फिर उसके बाद में आता है कि शेयरिंग ऑफ पावर इंश्योर दैट द रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी and desire of living together becomes a shared idea amongst the different communities in a country. It actually makes the country united and the administration easier. फिर इसके बाद में 5th पॉइंट आता है कि power sharing is a good way to ensure the stability of political order through the unity of nation. कि भैया पावर शेयरिंग से क्या होता है कि यूनिटी होती है पूरे मतलब नेशन के अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसीडरिंग देयर लोकेशन, साइज, कल्चरल एस्पेक्ट। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो आप इसमें क्या करोगे, एक तरफ बेल्जियम का लिखेंगे और एक तरफ श्रीलंका का लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें इंक्लूड करेंगे बेल्जियम में कि इट इज एन यूरोपियन कंट्री दैट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये किस किस के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। लोकेशन आ गई इसमें सबसे पहले। फिर उसके बाद में वहीं पर अगर श्रीलंका की बात करें, दिस नेशन इज एन आइलैंड इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। कि ये जो नेशन है ये साउथ ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। फिर सेकंड पॉइंट है कि इसका एरिया बहुत ज्यादा स्मॉल है, और इसका अगर कंपेयर करें बेल्जियम से तो इसका एरिया लार्ज है। ठीक है, फिर जो सेकंड आता है कि एथनिक कंपोजिशन। अब ये जो एथनिक कंपोजिशन है इसको ध्यान रखना। एथनिक का मतलब होता है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होती है ना उसके बेसिस के ऊपर यहां पे होता है, तो इसी ही एथनिक कंपोजिशन कहा जाता है। तो इसका एथनिक कंपोजिशन क्या है बेल्जियम का, तो एथनिक कंपोजिशन है इसके अंदर कि 59% जो लोग हैं वो डच स्पीक करते हैं और फ्लेमिश में रहते हैं, और उसी के साथ में 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और वो वालानिया में रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि 1% जो लोग हैं वो जर्मन स्पीक करते हैं। वहीं पर इसी तरीके से इसके अंदर 74% जो लोग हैं वो स्नेलिश बोलते हैं, और उसी के साथ में 18% लोग हैं वो तमिल बोलते हैं, 7% यहाँ पे क्रिश्चियन है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को लिखना होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि कहा गया है कि एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स के अंदर है। आप देखो जब भी 5 मार्क्स के इतने बड़े क्वेश्चन आए तो आप ना अपने पॉइंट्स बना लो। सबसे पहला पॉइंट आप क्या बोलोगे, फेडरलिज्म क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं। फिर सेकंड आप इसके अंदर पॉइंट लिखोगे कि यहां पर जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनके पास में अलग अलग पावर होती है, जुडिशरी होती है, उनके पास में अथॉरिटी होती है, और उसी के साथ में ये सब होता है। और फिर इसके बाद में आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज किया जा सकता है इसमें कोर्ट के द्वारा। किसके थ्रू, कि दोनों गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करेंगी तो ही यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है। तो आपको फेडरलिज्म के बारे में बातें पता है, तो यही आपको इस पॉइंट्स में लिखनी है, इसमें ज्यादा कुछ भी अलग नहीं है। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा कि देयर आर द 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर सेकंड आता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन वेयर ईच लेवल हैज इट्स ओन jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration। कि यहां पर अलग अलग लेवल होते हैं और हर एक लेवल के पास में jurisdiction होता है, उनका अलग legislation होता है, ये सब चीजें होती हैं। फिर इसके बाद में आते हैं कि existence and the authority of each level of government is constitutionally governed। कि भैया ये जो existence और जो authority है कि किस गवर्नमेंट को कितनी पावर दी जाएगी, सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न करी जाती है। फिर उसी के साथ में आता है कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी
यूनिलेटरल चेंज्ड सच चेंजेस रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ द बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको एक गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, ये चेंज किया जा सकता है दोनों गवर्नमेंट के कंसर्न से। फिर उसी के साथ में आता है यहां पर कि कोर्ट्स हैविंग द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कि भाई यहां पर कोर्ट को पावर दी जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट कर सकती है, जिससे कि वो पावर ऑफ जो गवर्नमेंट है उनको अलग अलग कर सकती है। फिर उसी के साथ में द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन द एम्पायर इफ एनी डिस्प्यूट्स अराइजेस बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कि भैया अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, तो यहां पर क्या करती है कोर्ट जो है उसको पावर दी जाती है कि वो उसको चेंज कर सकते। सबसे ऊपर जो लेवल है वो कोर्ट को दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है, ये 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में, 2013 में, 2012 में, और उससे भी पहले पूछा गया होगा। तो मतलब ये मान के चलो 3 बार ये सेम क्वेश्चन आया, लैंग्वेज भी डिफरेंट नहीं थी, सेम डिट्टो क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन क्या था, ये था कि विच 5 प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 रियली स्ट्रेंथन द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो सबसे पहले हमारी परंपरा के अनुसार एक जो लाइन है वो हम लोग लेंगे क्वेश्चन से। तो फर्स्ट लाइन हमारी रहेगी कि मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ द थर्ड टायर वाज टेकन इन 1992। कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन और जो स्ट्रेंथिंग थी वो कब लिया गया था, 1992 में। तो सबसे फर्स्ट इसका पॉइंट है कि नाउ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। कि भैया यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर एक जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनमें इलेक्शंस होंगे टाइम पे। फिर उसके बाद में आता है कि सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। और उसी के साथ में जो सीट्स है रिजर्व कर दी गई हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। फिर उसी के साथ में शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, ओबीसी हो गया, इन सभी के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व कर दी गई। फिर उसके बाद में आता है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस एंड सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स। की यहाँ पर ये जो सीट है 1/3 वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई। रिजर्वेशन की मेनली बात करी गई थी इसमें। फिर उसी के साथ में आता है कि एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द State Election Commission was created to conduct the पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। तो यहाँ पर पंचायत के जो म्युनिसिपल्स के इलेक्शंस थे इनके लिए स्पेशल स्टेट कमीशन बनाया गया था। फिर उसके बाद में आता है 5th पॉइंट, जिसमें है कि द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। कि भैया जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपने रेवेन्यू में से कुछ जो शेयर्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स को भी देना होगा, ठीक है। तो ये बातें थी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि डिस्क्राइब द एनी रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। फिर उसी के साथ में ये 2020 में पूछा गया था, और 2019 में भी क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। और इसी को ही तीसरे तरीके से पूछा गया था कि एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। तो इन तीनों का आंसर एक ही होगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहला यह है कि रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर एज फॉलो। सबसे पहला है कि पार्टीज कंटेक्ट इलेक्शंस। फिर सेकंड आता है कि पार्टीज पुट्स फॉरवर्ड द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। के भी जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स होती हैं वो पार्टीज के थ्रू जाती हैं। फिर उसके बाद में पार्टीज फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। फिर 4th पॉइंट है कि पार्टीज दैट लूजेस इन इलेक्शंस प्लेस द रोल ऑफ अपोजिशन। जैसे कि अभी कौन है अपोजिशन में, वो है यहाँ पर कांग्रेस, और यहाँ पर रूलिंग कौन है, वो है बीजेपी। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज based on the idea of deliberation and the negotiation examine the statement। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा फर्स्ट लाइन तो हमारी ये रहेगी कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। अब सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि डेमोक्रेसी गिव्स द इंपॉर्टेंस टू द डेलिब्रेशन एंड द पब्लिक ओपिनियन। कि यहाँ पर जितनी भी पब्लिक ओपिनियन है और डेलिब्रेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है डेमोक्रेसी में। फिर सेकंड आता है कि द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो द प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट डिसीजन। की भैया जो हमारी कंट्री है इसमें अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के ओपिनियन लेने होते हैं। जैसे अपोजिशन पार्टी का, जैसे कि रूलिंग पार्टी अगर कोई रूल निकाल रही है तो अपोजिशन पार्टी की आदत होती है उसमें टांग करने की, अच्छा काम है तो भी वो नहीं करने देते, क्योंकि यहाँ पर सभी के ओपिनियन मैटर करते हैं। फिर आता है कि इट्स डिसीजन मे बी बोथ एक्सेप्टेबल टू द पीपल्स एंड मोर इफेक्टिव। क्योंकि इसका जो डिसीजन है वो एक्सेप्टेबल होता है ज़्यादा लोगों को और हो सकता है कि ना हो, इस वजह से क्या होता है कि डिले हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि
डेमोक्रेसी इंश्योर दैट द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड द प्रोसीजर, कि भैया यहाँ पर डेमोक्रेसी में जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे के सारे नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ एंड द लिमिटेशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी, इवैल्यूएट द पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया 2019, 2017, 2015। तो चांसेस है कि 3 साल हो गए क्वेश्चन आया तो इस बार आ सकता है। तो देखो इसमें कहा गया है स्ट्रेंथ क्या क्या है। सबसे फर्स्ट स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं वो आता है कि पंचायत राज सिस्टम इंश्योर्स द ग्रेट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि भैया जितने भी पंचायत राज है उसका काम ये होता है कि जितने भी डेवलपमेंट हैं वो रूरल एरिया में ज्यादा हो और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन रहे। फिर सेकंड आता है कि पंचायत फंक्शन एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड इट्स सेटल्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन द विलेजेस इंडिविजुअल्स एंड दिस पावर हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फंक्शन एट द विलेज लेवल, कि भैया यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ है ये किस वजह से है कि यहाँ पर जैसे कि इसको इतनी पावर दी गई है पंचायत राज को। आज भी आप देखना कि गांवों के अंदर पंचायत होती है जहां पर कि बैठ करके दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है तो भी वो वहां पर ही सॉल्व होता है, वहां पे पुलिस वगैरह काम नहीं करती, वहां पर सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो पंचायत को दी जाती है। तो ये पावर किसने दी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी। फिर उसके बाद में आता है कि ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज एंड द अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे पंचायत राज रिस्पॉन्सिबल है जितने भी गाँव का डेवलपमेंट है वगैरह उसके लिए। और उसी के साथ में इसके लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले इसके लिमिटेशंस है कि देयर इज no proper distribution of power and the question on what basis the work is assigned and who is eligible and the qualifications required are not answered, कि भैया यहाँ पर पंचायत के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशंस का नहीं होता, कोई भी ये नहीं होता कि भाई इसको ये काम देना है, जिसका जो मर्जी होता है वो काम करता है। फिर इसके बाद में आता है कि insufficient funds, this problem hinders the actual purpose of self government due to the limited financial power, कि भैया इस वजह से क्या होता है कि उनके पास में लिमिटेड फंड्स होते हैं जिस वजह से उनकी पावर भी यहाँ पे कम हो जाती है, उनकी फंक्शनिंग भी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है कि देयर आर द फ्यू ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डायरेक्ट इलेक्शंस टू द पंचायत राज अलाउज द करप्ट प्रैक्टिसेस। और इसी के साथ में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट होती है इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जिससे कि क्या होता है कि करप्शन इसमें बढ़ता है। तो करप्शन चाहे से इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो, इलेक्शंस हो, कुछ भी हो, करप्शन तो रहता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, अब इसमें हमसे कहा गया है कि कंप्लेंट्स आर ट्रीटेड एज एन द टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? इसके अंदर सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि कंप्लेंट्स आर ट्रीटेड एज टेस्टिमनी ऑन द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट एज, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि कंप्लेंट्स आर लाइक सजेशंस दे मेक्स टू ब्रिंग फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज, दे ब्रिंग द सोशल चेंजेस, कि भैया सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी कंप्लेंट कर रहा है उससे क्या चेंज आ सकते हैं, इसीलिए जो कंप्लेंट्स को एज अ फीडबैक इसमें लिया जाता है। फिर सेकंड आता है कि कंप्लेंट शोज दैट वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ राइट टू क्रिटिसाइज कंस्ट्रक्टिवली, कि भैया इससे क्या होता है कि हमारा जो राइट है कि हमें जैसे कि हमें अगर कोई अच्छी चीज़ नहीं लगी हम उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसी के साथ में हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो भी इससे मतलब प्रोटेक्ट होता है। फिर इसके बाद में आता है कि कंप्लेंट्स लीड्स टू द डिसीजंस व्हिच फर्दर लीड्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसी के साथ में क्या होता है कि कंप्लेंट से क्या होता है? डिस्कशन होता है, डिस्कशन से क्या होता है? फिर उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन होता है एंड इट आल्सो ब्रिंग्स द न्यू आइडिया। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन द वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। तो आपको सिंपल से सबसे पहले इसमें क्या करोगे? आप एक्सप्लेन करोगे कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर क्या होता है। फिर वर्टिकल पावर के अंदर आप उसको इस तरीके से लिखोगे, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था तो हम एक बार इसे कर लेते हैं। ये है कि व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, दैट इज द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत आर एट द लोअर लेवल। आपने सिंपल से इसमें बात बताई है कि 2 तरीके की लेवल होती हैं, जैसे कि एक तो हो गया स्टेट लेवल, फिर उसके बाद में एक आपने बताया है यूनियन लेवल, और फिर उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो म्यूनसिपैलिटीज हैं ये इसके लोअर लेवल है। इस तरीके से आपको ये लिखना है। देखो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना, जो आपको आता है बस वही आप एज इट इज इसमें लिखते जाओ। फिर उसके बाद में आता है कि द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग द हायर एंड द लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, कि जहां पर कि दोनों लेवल होते हैं, हायर लेवल भी होता है, लोअर लेवल भी होता है, उसे ही कहा जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब इसके बाद में जो आपको ध्यान रखना है इसका एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे ये जो थर्ड टायर ऑफ फेडरेशन का जो एग्जाम्पल है,
जैसे कि यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो ये आपको जरूर से इसमें मेंशन करना होगा कि भाई क्या क्या होता है, तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से आपको इसे लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि कहा गया है कि डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। की डेमोक्रेसी के कोई भी 5 आप एग्जांपल बताओ। तो देखो आपको पता ही है, सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें कौन सेलेक्ट करता है, हम सेलेक्ट करते हैं, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय पीपल्स। फिर इसके बाद में सेकंड आता है कि यहां पर ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, फ्रीडम ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो इनको दिया जाता है। ये क्या हो गए, ये लाइट्स हो गए, लिबरल लाइट्स हो गए। फिर उसके बाद में आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। इंडिया के अंदर जो कोर्ट है उसको इतनी पावर दी गई है कि वो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, हर एक पीपल को इक्वल उसके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट दिया गया। फिर उसके बाद में आता है कि ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है। फिर लास्ट के अंदर आता है कि रूल ऑफ लॉ होता है। ठीक है, ये 5 चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें जो सबसे पहला आएगा वो आएगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि द पीपल्स टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू सर्व एज देयर लीडर्स, हेंस द पीपल्स आर यूनाइटेड टू टेक पार्ट इन मेकिंग डिसीजंस। की भैया यहां पर क्या होता है कि लोग जैसे कि एक कम्युनिटी मिलकर के बनाते कि भाई ये हमारा लीडर है और यही हमारी बात करेगा, तो इस तरीके से इलेक्टेड होते हैं। फिर इसके बाद में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर सेटल्ड ऑन मोर डेमोक्रेटिकली बिकॉज द कोर्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में आते हैं सिविल लिबर्टीज। पीपल्स कैन एक्सेस द फ्रीडम्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू डेमोक्रेसी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन पार्टी। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन पार्टी इज क्रूशियल टू डेमोक्रेसी बिकॉज इट सर्व एज द चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। के भैया यहां पर जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस को आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी बीजेपी नया लेकर के आती तो कांग्रेस उससे क्वेश्चन करते कि भाई ये ला रहे हो तो क्यों ला रहे हो। तो इसलिए बीजेपी को भी 4 बार सोचना पड़ता है कि आगे वाले क्या क्वेश्चन करेंगे, अगर गलती करेंगे तो वो हमें क्रिटिसाइज करेंगे। फिर उसके बाद में आता है रूल्स ऑफ लॉ। तो यहां पर क्या होता है कि इन डेमोक्रेसी द रूल ऑफ लॉ इज अपहेल्ड एंड एवरीवन इज सब्जेक्टेड टू द लॉ। इन द आइज ऑफ द लॉ, लॉ इज सुप्रीम एंड ऑल द सिटीजंस आर ट्रीटेड इक्वली। और इसी के साथ में क्या होता है कि जो लॉ है सभी के लिए सेम है, फिर चाहे से आप कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसे भी हो, आपके लिए इक्वल लॉ यहां पर लगाया गया है। बाद में आता है अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब आप बताइए कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना चाहते हो या फिर एक नॉन डेमोक्रेटिक में रहना चाहते हो। सभी लोगों का आंसर रहेगा कि डेमोक्रेटिक में। तो क्यों? सबसे पहली बात कि रूलर हम खुद इलेक्ट करते हैं। फिर सेकंड बात कि हमारे जितने भी राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। फिर थर्ड ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारी डेमोक्रेसी से होती है। अगर हमारी कम्युनिटी को अच्छा नहीं लगता तो हम उसे चेंज करवा सकते हैं। फिर उसी के साथ में जो डेमोक्रेसी है उसमें जो गवर्नमेंट है वो हमें अकाउंटेबल होती है कि वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम वो चेंज भी करवा सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट है जो कि आपको इसमें लिखने होंगे। तो सबसे फर्स्ट आप एज इट इज इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। ये स्टेटमेंट आपने लिखा कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो इसमें सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि द रूलर्स ऑफ द नेशंस आर इलेक्टेड बाय पब्लिक, पब्लिक उन्हें इलेक्ट करती है। फिर सेकंड आता है कि इट्स अ गवर्नमेंट विच इज अकाउंटेबल टू द पीपल्स, कि यहां पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है अकाउंटेबल होती है लोगों को कि ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है। फिर उसके बाद में आता है कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। फिर इसके बाद में आता है कि डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। फिर इसके बाद में आता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। कि भाई यहां पर क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो है सबसे अच्छी गवर्नमेंट है क्योंकि इसमें जो भी मिस्टेक होती है उसको आसानी से सही किया जा सकता है। इसके साथ में इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो ऑल द बेस्ट भैया, आप लोगों का सिविक्स का एग्जाम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर से फिर से देख लेना। अगर लग रहा है कि भैया हमें समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के देखने हो तो यहां पे मिल जाएंगे। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।